नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव आज नमीबिया पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने जमकर बजाया ढोल, हुआ जोरदार स्वागत। बिहार बंद के दौरान चुनाव आयोग पर भड़के राहुल और तेजस्वी, बोले ईसी बीजेपी के इशारे पर बिहार में कर रही है वोटों की चोरी। कर्नाटक का सियासी संकट पहुंचा दिल्ली, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ आज राहुल गांधी की मुलाकात, बदलाव की चर्चा हुई तेज। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं को दी सख्त हिदायत, कहा मुझसे पूछे बिना कोई भी मीडिया में नहीं देगा बयान। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने तेज की प्रक्रिया, संसद के मॉनसून सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी। खबरों की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की विदेश यात्रा से। पीएम मोदी की अफ्रीकी महाद्वीप की यात्रा भारत की विदेश नीति का एक अहम पड़ाव साबित हो रही है। इस बीच पीएम मोदी आज नमीबिया पहुंचे। नमीबिया पहुंचने पर उनका राजकीय सम्मान के साथ पारंपरिक अंदाज में ढोल बजाकर स्वागत किया गया। उन्होंने खुद भी नमीबियाई ढोल बजाने कर स्थानीय संस्कृति के साथ आत्मीयता जताई। ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा है, जहां नेताओं की तरफ से स्थानीय परंपराओं का सम्मान कर जनता के साथ रिश्तों को मजबूत किया जाता है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। जो स्वागत के लिए वहां पे ढोल बजाया जा रहा था, वो खुद उसमें जो है ये बताता है माइंडसेट कि प्रधानमंत्री को मालूम है कि उनकी ये जो लंबी यात्रा अलग अलग देशों की हुई है, वो जीत के वापस लौट रहे हैं। कई सारे देशों के साथ कई बड़ी बड़ी बातचीत, इकॉनमी को लेकर, एआई को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, फ्यूचर में बिजनेस, व्यापार, सारी चीज़ों को वो साधते हुए नामीबिया आज पहुँचे और इनका ये आखिरी पड़ाव है। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे, जहां मानसून सत्र की भी तैयारी करनी है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नई टीम बननी है, नया अध्यक्ष बनाना है। तो कई सारे अचीवमेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट रहे हैं। जी, और खबरों में अब बात बिहार वोटर लिस्ट पर मचे बवाल की। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्षी दलों ने चक्का जाम किया। पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गया, सहरसा समेत कई जिलों में विपक्षी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान कहीं ट्रेनें रोक दी गई तो कहीं सड़क पर आगजनी करके आवागमन को बाधित कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार के गोदी आयोग को अनुमति नहीं देंगे, दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और वो यहाँ लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, बिहार चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश हो रही है। बिहार की जनता चुनाव चोरी होने नहीं देगी। बीजेपी ये समझ ले, ये बिहार है, यहाँ चोरी नहीं चलेगी। विपक्ष को इस चक्का जाम से क्या हासिल हुआ? देखिए, एब्सर्डिटी जो है वो पीक पे चली गई है। इन लोगों के बकवास को सुन के हंसी भी आती है। महाराष्ट्र में चोरी हो गई। महाराष्ट्र में क्या कंप्लेन था राहुल गांधी की कि वहां पे एक्स्ट्रा वोट बनाया गया, 75 लाख वोट एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। ये कहां से जुड़े? यहां कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों का वोट काट दिया जाएगा। भाई, आपकी समस्या क्या है ये तो आप बताओ। हाथ में एक लाल किताब लेकर के संविधान और उसके बाद कुछ भी अनर्गल बातें। मुझे तो लग रहा था कि ये लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा है, इलेक्शन कमीशन जो है आपकी ज़मीन को छीन लेगा, घर लिखवा लेगा, मुसलमानों की नसबंदी करा देगा। ये सब बात भी बोल देना चाहिए। इतना ही एब्सर्ड। और रही बात चोरी की, तो ये याद दिलाना ज़रूरी है कि बिहार में ये बेगूसराय सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग, बूथ को लूटने की खबर हिंदुस्तान में अर्ली इन 70s इंदिरा गांधी के समय वो बिहार से ही शुरू हुआ था। बूथ कैप्चरिंग का खेल ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो ये बूथ चोरी और वोट चोरी ये सारी बातें बेकार की है।
और ये जो कह रहे हैं कि जनता जो है वो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, आपने कार्यकर्ताओं को हुड़दंग करने की अनुमति दे दी और इस वजह से ये फेल रहा। अगर जनता आपके साथ होती तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चक्का जाम होता, दफ्तर खुला रहा, दुकानें खुली रही, बाजार खुला रहा, कहीं कुछ नहीं, बस आपके हुड़दंग की वजह से 100-200 लोग हर जगह जो है आपने खड़े कर दिए और खास करके उन लोगों को कहा गया कि भाई भीड़ इकट्ठा करके आना है जो टिकटार्थी हैं, जो आरजेडी से कांग्रेस से टिकट के लिए इच्छुक है, इन लोगों का ये धरना प्रदर्शन था। हकीकत क्या है कि आज 50% से ज्यादा 60% के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब जनता आगे बढ़ चढ़कर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो ये तो ऑलरेडी एक फ्लॉप शो है, आपके पास मुद्दे नहीं है, ये और बात है, लेकिन इस तरीके से पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़ा करना ये देशद्रोह से कोई कम नहीं है। जी, और खबरों में अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा फिर तेज है। राहुल गांधी आज रात दिल्ली में एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल होंगे। बैठक में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रस्ताव सामने रखा जा सकता है, ये चर्चा है, और उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों और समर्थकों ने खुले तौर पर डीके शिवकुमार का समर्थन करते हुए उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग की है। डीके शिवकुमार एक दिन पहले ही दिल्ली आ चुके हैं और इस बीच उन्होंने बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की है। आखिर कर्नाटक से जो अब दिल्ली तक मामला पहुंचा है, क्या राहुल गांधी इसका समस्या का समाधान कर पाएंगे? भाई समस्या तो है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और आपने चुना भी किसको? आप किससे जाकर के मिल रहे हो बीजेपी में? अमित शाह जी के लेफ्ट एंड राइट हैंड से, सीआर पाटिल से और भूपेंद्र यादव से आप मिल रहे हो। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो राहुल गांधी को इंडिकेशन वो दे रहे हैं साफ साफ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो सरकार तुम्हारी गई। सरकार वैसे भी जाएगी। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हम तो हटेंगे नहीं। आपको केंद्र में एक जिम्मेदारी दी जा रही है ओबीसी मोर्चा में, आप कहते हो भाई हमें चाहिए नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ढाक के तीन पात, मामला कांग्रेस पार्टी का वहीं पे आकर के जाकर के रुक गया है, जिसके बारे में कैपिटल टीवी पिछले 6 महीने से कह रहा था कि कर्नाटक के अंदर भारी बवाल मचा हुआ है, अब शोडाउन का समय आ गया है। अगले 24-48 घंटे में कर्नाटक से ऐसी खबर आएगी कि जिससे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। बिल्कुल, खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर मनसे और शिवसेना युवती गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता मारपीट और लोगों से वसूली तक करते नजर आए, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। इस बीच अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो बिना उनकी अनुमति के किसी भी प्रकार से मीडिया या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया ना दें। राज ठाकरे ने देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मनसे का कोई भी नेता अब किसी भी अखबार, न्यूज चैनल या डिजिटल माध्यम से संवाद नहीं करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत वीडियो या प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जिन प्रवक्ताओं को पार्टी की तरफ से मीडिया में बोलने की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अब राज ठाकरे की अनुमति के बिना कोई बयान नहीं दे सकेंगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद अब और ज्यादा गहरा गया है। देखिए, राज ठाकरे की तरफ से ये बातें जो कही जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये उद्धव ठाकरे को ये लग रहा था कि राज ठाकरे साथ में फोटो आ गया, खिंचा लिया और मामला जो है वो एक होने की बात शुरू हो गई। राज ठाकरे का ये बयान अपने कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, अपने नेताओं के ऊपर इस तरह का सेंसरशिप लगाने का मात्र 2 मतलब है। पहली चीज ये कि जो तमाम लोग ये जो सामने आकर के बात कह रहे थे कि अब तो मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दोनों भाई मिल गए, इस पे लगाम लगाओ। पहला चीज जो है उसका मात्र संकेत यही है कि राज ठाकरे ने कहा कि ये हो गया, ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई की कहानी जो तुम लोग सुना रहे हो, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। शिवसेना अलग,
मन से अलग है। तो पहला संदेश ये गया। दूसरा, जो वहां पे नॉन मराठी हिंदी भाषी इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो बात समझिए, तो सारी चीजें चुनाव को लेकर के हो रही है। और मुंबई में अगर बीएमसी का चुनाव लड़ना है, आप भाषा के ऊपर इस तरह की राजनीति करेंगे, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो जो नॉन मराठी स्पीकिंग लोग हैं वो तो फिर आपके खिलाफ चले जाएंगे। मराठा तो शरद पवार भी हैं, मराठा लीडर कांग्रेस पार्टी में भी है, मराठा लीडर स्वयं एकनाथ शिंदे भी हैं, और मराठा लीडर तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो सिर्फ मराठा करने से आप चुनाव नहीं जीतोगे। तो ये जो विवाद मराठी नॉन मराठी स्पीकिंग लोगों के बीच जो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई, ये लोग डर गए और इसलिए मना किया गया है कि कोई भी आउट ऑफ टर्न जाकर के कोई बातचीत नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग चुका है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से सामने आए, मीडिया ग्लेयर में अपने आप को जो है प्रसारित किया, अब दोनों में दूरियां इतनी हो गई है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। यही खबर समझ में आ रही है। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात जस्टिस वर्मा की। केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर चुकी है, जो 21 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। खबरों के मुताबिक विपक्षी दलों के कई सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का संकेत दिया है, जिससे ये संभावना बढ़ गई है कि प्रस्ताव को जरूरी बहुमत हासिल हो गया है। ये वही जस्टिस यशवंत वर्मा है जिनके सरकारी आवास से कई बोरियों में जले हुए नोट बरामद हुए थे। कानून के मुताबिक जज को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा के 100 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी है, जबकि राज्यसभा के लिए यह संख्या 50 है। जस्टिस वर्मा की छुट्टी तय। देखिए, सरकार ने तय कर लिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आएंगे। सवाल यह है कि अभी तक जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों सांसद हैं, इन दोनों ने पब्लिक में आकर के इनका समर्थन दिया। इसका मतलब ये है कि इस भ्रष्टाचारी जज जिसके घर से नोटों का जखीरा निकला, जले हुए नोट मिले, बोरियों में बंद नोट, उसके साथ इंडी गठबंधन खड़ा हो गया। लेकिन अब ये एक ऐसा खेल है कि सरकार इसको लेकर के आएगी आगे, तो फिर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे से नकाब उतरेगा। तय करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना है या फिर ये जो पाप हुआ है उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट करेंगे। इन लोगों ने कोशिश तो की सरकार को डराने की कि इसके लिए कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। 2/3 मेजॉरिटी न राज्यसभा में है न लोकसभा में है, दोनों ही हाउस से जो है इसका होना पड़ेगा। तो ये एक टेस्ट, एक ऐसा जाल सरकार ने बिछाया है, विपक्ष इसमें फंसना उसका लाजमी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।